ये वेदांता की हेडलाइन ठीक करनी चाहिए। मेरे ख्याल से 35 रुपये तो कल बता रहे थे अपन लोग, तो उसमें 8 रुपये आएगी, 8.5 रुपये, 8.5 वो भी ठीक करिए, 8.5 हो गया तो 43.5 रुपीज़ का डिविडेंड डोल आउट हो गया भाई अब तक क्या चौथा हो गया। तो इस फाइनेंशियल ईयर का इतनी जल्दी को दे दिया चौथा। उनके भी अपने फंडिंग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो हो सकता है 5 छठा भी आ जाए, हु नोस। तो अब तक का कह लीजिए 43.5 रुपीज़, 5 दे चुके हैं पहले। गजब है भाई साहब। खैर चलिए, इन सब पे आऊँगा आगे, खबरों की चर्चा होंगी सारी। लेकिन मंगलवार की सुबह है, हफ्ते का डे 2 है, और कल जब हफ्ते की शुरुआत हुई थी वो सेशन पहले स्क्रीन पर रख देता हूँ। वीकेंड के क्यूज थे मिले जुले, तो अपनी शुरुआत हुई ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के आसपास या फ्लैटिश शुरुआत हुई, पर उसके बाद ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली का दबाव वापस हावी हुआ और समाप्ति हुई 100 पॉइंट दबाव के साथ, आधे % के आसपास कमजोरी, और वो फंसने वाले जोन पे वापस वहीं पे मुनाफा वसूली 24,800। ये फ्राइडे को भी दिखा था, मतलब फ्राइडे को भी 24,792 के जोन्स थे, और कल भी इंट्राडे हाइज वही, जब पिछली बार भी 24,800 के आसपास मुनाफा वसूली हुई थी, उन्हीं जोन्स के आसपास आके मामला थोड़ा सा फिर से पस्त पड़ रहा है। तो हम वापस शायद पिछले ट्रैक पे आ गए। वैसे फ्राइडे के शार्प इंट्राडे मूव्स के बाद लग ऐसा रहा था निफ्टी कल के दिन एक ब्रीदर ले रहा है, वापस शायद कंसोलिडेशन के मोड में लौटने की तैयारी है, और वो दिख रहा था स्क्रीन पे कंसोलिडेशन। और अगर कैंडलस्टिक्स दिखाएंगे डायरेक्टर साहब तो आपको समझ में आएगा, वो जो फ्राइडे की इंट्राडे रेंज थी उसी के अंदर कल का सेशन समाता हुआ नजर आया। इनसाइड डे टेक्निकल पार्लेंस में जो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स कहते रहते हैं चैनल पे। ऐसे में तो फ्राइडे का जो इंट्राडे हाई था क्या था 792 का, और कल का जो लोस था 600 के करीब, 601 का, इनकी इंपॉर्टेंस हो गई, इस पे नज़र रखेंगे। अगर निफ्टी को अगला ट्रेंड बताना है तो ईदर वेज मूव करना ज़रूरी। कल वैसे दो ही चीज़ स्क्रीन्स पे बढ़िया चल रही थी, नहीं फॉग की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया विक्स और रियल्टी इंडेक्स, दोनों में बहुत अच्छे उछाल थे। और ख़ास तौर पे इंडिया विक्स तो लग रहा था वो फ्राइडे का जो अनफिनिश्ड बिजनेस था, क्योंकि फ्राइडे को आपको याद होगा एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के बीच में इंडिया विक्स 1% गिर के बंद हुआ था। तो मेरे को लगता है दोनों दिन के पचान के कल तगड़े मूव्स बन रहे थे। एक समय तो 9% से ज़्यादा मूव्स थे इंडिया विक्स में। खैर आज से यूएस में 2 दिनों की ऑल इम्पॉर्टेंट यूएस फेड की जो रेट सेटिंग कमेटी है FOMC, उसकी बैठक शुरू होगी। आउटकम आएगा कल रात 12:30 बजे उसका आउटकम आएगा। तो ऐसे में पहले आज पे फोकस कर लिया जाए। गिफ्ट निफ्टी फिर थोड़े से पस्त मूड में दिख रहा है, 1/4-1/3% के बीच दबाव के साथ आज मंगलवार के दिन भी खुलने के इंडिकेशंस। ऐसे में हॉर्बाज बगल में बैठे हैं। अभी मैं अंदर घुस रहा था, उससे पहले थोड़ी देर पहले ट्रम्प साहब के बहुत सारे बयान पढ़ रहा था। तो खैर वो सब क्या चल रहा है, बाकी ग्लोब में क्या अपडेट्स हैं, हॉर्माज से जानेंगे मूड कैसा है। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज हमें मंगलवार के दिन स्ट्रैटेजाइज करना है। एक मिनट फुल फ्रेम पे डालिएगा। अरे क्या हो गया भैया, क्या हुआ? नहीं, मैं तो प्यार से बताता था, ऐसा थोड़ा ना कहा था मैंने कुछ। नहीं वो बेटी पीछे पड़ गई थी कि नहीं काटी तो मैंने काट दी फिर। हमारी पूरी उम्मीदों पर जिलेट का स्टॉक रख दीजिएगा स्क्रीन, वापस फोकस में आएगा आज की ट्रेडिंग सेशन में। और कंचन बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। खैर ग्लोब दिखा देता हूँ। एशिया, पहले एशियन पीयर्स, आपने गिफ्ट निफ्टी तो देख ही लिया है, पस्त खुलने के इंडिकेशंस हैं। एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा, मिला जुला कामकाज है। यूएस के मार्केट्स मिले जुले हैं, कहने के लिए डाउ पिटते ही चले जा रहा है। 8वें दिन, कल हॉर्माज 7 दिन बता रहे थे तो मैंने 1 जोड़ दिया आज, पर बाकी बेंचमार्क्स बेहतर कर रहे हैं। नैस्डैक फिर आउट परफॉर्म कर रहा है। ऐसे में नेट मूड है कैसा? हॉर्माज गुड मॉर्निंग, चल क्या रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। और क्वेश्चन चल रहा है, आप यूं ही कह लीजिए, क्योंकि एक बड़ा डिसीजन आना है। डिसीजन से ज़्यादा कमेंट्री ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए कि क्या होने वाला है। तो उस वजह से कमेंट्री का भी आइडिया है ना,
ये आप ट्रम्प कह साहब के लीजिए आने से पहले किस तरह से सदे हुए स्टेटमेंट्स आएंगे ये सबको पता है। आने वाला है, मगर आप फेड पर जितना भरोसा कम हाँ, करें true, उतना true. तो अच्छा है। नहीं। तो इस वजह से भी, क्योंकि बिग टेक ने कल बहुत अच्छा करा और उस वजह से नैस्डैक की आउट परफॉर्मेंस हुई, एक और रिकॉर्ड हाई बना कल। 7 जो मैग्निफिसेंट 7 है उसमें से एनवीडिया छोड़कर बाकी सारे शेयर कल बढ़त के साथ बंद हुए। और एनवीडिया जिन्होंने पूरे साल बाजार को स्थिर बनाए रखा, वो अब करेक्शन टेरिटरी में जा चुका है। जैसे आप कहते हैं कि 10% अपने पीक से नीचे गिर चुका है, तो उस वजह से एनवीडिया अब जो है करेक्शन टेरिटरी में जा चुका है। मगर ब्रॉडकॉम में तेज़ी जारी थी। शुक्रवार को जो 24% का उछाल हमें देखने मिला था, उसके बाद एक और 11% का उछाल हमें देखने मिला ब्रॉडकॉम में। तो $1 ट्रिलियन की जो मार्केट कैप हुई थी, उससे ज़्यादा अब और एडिशन हुआ है। 38% शेयर चढ़ चुका है। 180 का जो शुक्रवार को शेयर था वो अब जाकर अब कल 250 पर बंद हुआ है। तो ये ब्रॉडकॉम में रैली जारी है। और फैसला आने से पहले यील्ड और डॉलर दोनों में कोई बड़े बदलाव नहीं देखने मिले। 10 ईयर की यील्ड जो है अभी भी 4.4 पे बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स भी अभी भी 107 के आसपास ही बना हुआ है। कोई बड़ी मूवमेंट उन दोनों में तो नहीं देखने मिली कल रात को। तो और अब जो है 98% प्रोबेबिलिटी है 25 बेसिस पॉइंट्स के कट की। अब ये तो चलिए मान ही लीजिए कि कट आना ही है, मगर बहुत सारे बाजार के जो निवेशक है, पार्टिसिपेंट्स है, उनका ये कहना है कि एक हॉकिश कट आ सकता है इसके बाद, यानी कि 2025 में शायद फेड ब्याज दरें उतनी ना काटे। तो ब्लैक रॉक का भी ये कहना है कि अगर हॉकिश पॉलिसी आई भी तो इसका मतलब ये होगा कि फेड को अर्थव्यवस्था की जो स्थिरता है, जो मजबूती है, उस पर भरोसा है। इस वजह से उन्होंने एक हॉकिश पॉलिसी दी है और उससे जो रैली चल रही है बाजार में वो बनी रहेगी और ब्रॉड बेस्ड रैली बनी रहेगी, ये ब्लैक रॉक का कहना है। ये तो रही यूएस की बात। अब यूरोप में भी काफ़ी सारी उठापटक चल रही है। राजनीतिक जो संकट है वहाँ पर भी गहरा रहे। जो सरकारें गिरने का ट्रेंड चल रहा है वो वहाँ पर अब जारी है। जर्मनी में अब सरकार गिर गई। ओलाफ शोल्ज जो वहाँ के चांसलर है वो कल अविश्वास प्रस्ताव हार गए। और अब जो है फरवरी में जर्मनी में चुनाव होंगे, जबकि होने थे सितंबर या अक्टूबर में इसी साल, मगर अब 7-8 महीने पहले जो है चुनाव होने की तैयारी है जर्मनी में। मगर बड़ी खबर जो आई वो फ्रांस से आई, क्योंकि फ्रांस ने अभी अभी एक नए प्रधानमंत्री को चुना है और उसी वक्त फ्रांस की जो सेंट्रल बैंक है उसने अपने जीडीपी के अनुमान को घटा दिया है 2025 और 2026 दोनों के लिए। 2025 का अब जो अनुमान है वो 0.9% का है, जो पहले 1.2% था, और 2026 का जो अनुमान है वो 1.5% से काटकर 1.3% कर दिया है। और मूडीज़ ने कल फ्रांस की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। रेटिंग डाउनग्रेड की है, आउटलुक नहीं, जो AA3 कर दी है AA2 से, जो कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड के अब 3 स्तर नीचे है। और उनका ये कहना है कि अगले साल ऐसी कोई आशंका हमें तो नज़र नहीं आती कि फिस्कल डेफिसिट जो है फ्रांस में जो है वो कम होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला वहाँ पर अब चल रहा है। तो वो एक बात है। चीन में कल जो डेटा निकल कर आया वो भी थोड़ा सा निराशाजनक ही था, क्योंकि रिटेल सेल्स जो 5% बढ़ने का अनुमान था वो केवल 3% बढ़कर आए। और जो गिरावट जहाँ से देखने मिली वो कॉस्मेटिक्स में देखने मिली, कपड़ों में देखने मिली और ऐसी सारी चीज़ों, डिस्क्रिशनरी आइटम्स की खरीदारी में देखने मिली। मगर इस सब के बीच इंडस्ट्रियल आउटपुट तो अनुमान मुताबिक ही था, 5.4% की ग्रोथ हुई। मगर ये जो सारा निराशाजनक डेटा था उसमें से एक जो डेटा पॉइंट था वो छुप गया। वो ये था कि हाउसिंग सेल्स में जो है साल दर साल नवंबर के महीने में सुधार देखने मिला हाउसिंग सेल्स में। ये कोविड के बाद जब इकोनॉमी जो है रीओपन करी गई चाइना की 2023 में, उसके बाद ये पहला ऐसा वाकया है जहाँ पर हाउसिंग सेल्स में है जो सुधार देखने मिला साल दर साल। तो ये तो चीन की बात रही। वहाँ पर भी अभी कोई ऐसा बड़ा डेटा पॉइंट तो निकल कर आना नहीं है। सारी निगाहें फेड पर है। इस वजह से बिग टेक तो चलिए आउट परफॉर्म अपने हिसाब से कर रहा है, मगर ओवरऑल मार्केट जो है थोड़ा सा कॉशियस है। खैर बड़ा इवेंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं हॉर्मास। अपन उस पर कल सुबह और डिटेल में चर्चा कर लेंगे जब उसकी एक्चुअल तैयारी करने का समय होगा। थोड़ा सा नर्वसनेस है, पर उस नर्वसनेस के बीच में भी बिग टेक बढ़िया आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। चलिए, तो ग्लोब का हैंडओवर थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा सादा हुआ। कल भी वैसे ही सुबह माहौल था, एशिया भी, यूएस भी मिला जुला। आज सुबह भी वैसे ही माहौल है। जब तक इवेंट नहीं निकलता तब तक शायद ऐसे ही देखने को मिलेगा। वीरू के पास चला जाए। कल का सेशन तो आपने स्क्रीन पे देख ही लिया, 0.5% के आसपास का दबाव, 100 पॉइंट कमज़ोर थे। ऐसे में निफ्टी का अप्रोच रखा क्या जाए, निफ्टी बैंक पे क्या रणनीति रखी जाए, वीरू से जान लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है डेटा पॉइंट और क्या अप्रोच रखें? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अभी भी हम एक बहुत बड़े टसल और कंसोलिडेशन के जोन में हैं और एक बहुत क्लीन ट्रेड निकालना दोनों ही इंडस्ट्री से बहुत मुश्किल है आशीष,
कल की अप्रोच में 685 तक के डिप को बाय करना था, 616 तक के डिप को बाय करना था। पहले 685 का लो लगा, एक पुल बैक आया, वही 780 तक का स्विंग हाई, फिर कोलैप्स हो गया, फिर सेकंड बेस पर आए। और निफ्टी बैंक 53,300 पे एक अच्छा बाय मिला और वही 53,700 पे एग्जिट जोन था। तो दोनों इंडेक्स ने आई थिंक ट्रेजेक्ट्रीज को रिस्पेक्ट दी, बट मोटे तौर पे रहे कहाँ पे, उसी कंसोलिडेशन के जोन में, उन्हीं कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के जोन के बीच में। कल की बात बड़ी ये है कि कल निफ्टी आईटी ने प्रेशर डाला और दूसरी बात कल एफआईएस फिर सेल मोड में थे, यानी उनका बाय सेल कंटिन्यू कर रहा है और वही इंट्राडे के थ्रस्ट और स्विंग जनरेट कर रहा है। कल के स्टैट्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। कल उन्होंने कैश मार्केट में भी सेलिंग करी, 200 करीब 80 करोड़ रुपए की, 234 करोड़ रुपए की टीआईएस की सेल थी। एफआईएस ने इंडेक्स बेचा कल 910 करोड़ रुपए का, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 3,092 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 3600 करोड़ रुपए की सेलिंग और यहाँ पे करीब 32,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटी और 21,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। अब उनके अगर आप नेट शॉर्ट को देखें आशीष, तो वो थोड़ा सा फिर कैपिटलाइज हुआ और करीब 75,000 कॉन्ट्रैक्ट अब वो नेट शॉर्ट खड़े हैं। मतलब बीच में अगर आप देखें लास्ट वीक ये नेट शॉर्ट रिड्यूस होकर 40,000 के आसपास आ गया था, 39,000 के आसपास, वो फिर कैपिटलाइज होकर 75,000 के आसपास आया। देखिए अप्रोच क्या रखें, देखिए आशीष गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे है। वो जो 24,800 का कॉल राइटर था कल वो उठ के नीचे आ गया है, यानी मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई अब 24,800 की बजाय 24,700 पे आ गया। और एक और चीज़, 24,500 स्टिल एक बड़ा ओआई होल्ड करती है 62 लाख का, और इससे थोड़ा सा नीचे आपका राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मेरे पास ट्रेड करने के लिए एक जोन है और ट्रेजेक्ट्रीज वेल डिफाइंड है। लेके आइए स्क्रीन पर। पिरामिड्स को अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि 24,800 के कॉल राइटर्स अब नीचे आ गए हैं। उन्होंने कल अपनी पोजीशनिंग को थोड़ा सा नीचे की तरफ रिड्यूस कर लिया, रिड्यूस मतलब नीचे कॉल पे आ गए, ये देखिए। और 24,500 की पुट और 24,700 की कॉल, यही एक्शन में है। लेवल्स क्या रहेंगे देखिए, निफ्टी आईटी का या फिर निफ्टी बैंक का निफ्टी के लॉन्ग ट्रेड के लिए दोनों में से एक का समर्थन करना काफ़ी ज़रूरी है। ट्रेजेक्ट्री क्या है, बेस लेके आइए। टिल द टाइम वी हैव बेस वन। अब बेस वन है क्या, बेस वन है वही जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, 24,500 का पुट राइटर, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये है करीब 24,559 पे 24,610 और 418 है आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हम जब तक रिस्क को बाय कर रहे हैं यानी डिप्स को बाय कर रहे हैं, हमारी ट्रेजेक्ट्रीज वेल डिफाइंड है, इस जोन के ऊपर करेंगे। और अभी भी और कोलैप्स निफ्टी में तब आएगा आशीष जब आप एक क्लोज दे देंगे 24,418 के नीचे। जो भी ट्रेड्स बेस वन के आसपास पिक करें उनकी एग्जिट ट्रेजेक्ट्री या फिर टेस्ट करने की ट्रेजेक्ट्री वही होगी जो पिछले 3 दिन से परसिस्ट कर रही है। लेके आइए RS1, वो क्या है, वही कॉल राइटर्स के जोन, लेकिन क्या हम बात कर रहे हैं अभी, कॉल राइटर्स अब नीचे आ गए हैं। इट्स 24764,829, यहाँ जाके अपने ट्रेड्स को ट्रिम कर लीजिएगा। ब्रेकआउट के लिए 8 to 9 के ऊपर क्लोज देना जरूरी है और एक कोलैप्स के लिए 417 के नीचे आपका सस्टेन करना जरूरी है। ये था निफ्टी बैंक अभी भी स्ट्रांग है। कल भी इसने खूबसूरती से बेस वन को रिस्पेक्ट दी, वहां पे एक बाय ट्रेड इमर्ज हुआ और एग्जिट जोन था 724, वही हाई था। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक अभी भी एच पे बैठे हैं और ये कभी भी एक एग्रेसिव ब्रेकआउट में तब्दील हो सकते हैं, याद रखिएगा आप। आईसीआईसीआई बैंक स्पेशली, एचडीएफसी बैंक का 54,000 का कॉल राइटर अभी भी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ खड़ा हुआ है, आपके स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है। लेकिन 53,500 पे पुट राइटिंग है, 53,500 पे कॉल राइटिंग भी है और बड़ी पुट राइटिंग 5300 पे है, 53,000 पे। ये क्लियरली सेंस दे रहा है कि इंडेक्स निफ्टी बैंक माइट भी 53,300 से लेकर 53,700 के बीच में कुछ समय स्पेंड करें। तो ऐसे में अप्रोच क्या रखेंगे, हम बेस वन जैसे कि हमने कल इंतजार किया बेस वन के डिप का, उसी का इंतजार करेंगे। हम शॉर्ट नहीं जाएंगे बैंक निफ्टी पे जब तक कि बेस टू नहीं टूट रहा है और बेस वन हमारा प्रायोरिटी होगी बाय करने का। और इन सभी ट्रेड को जो बेस वन के आसपास हम कलेक्ट करेंगे आशीष, उनका एग्जिट जोन RS1 पे परसिस्ट करेगा। क्यों, वहां पे कॉल राइटर्स है, वो है करीब 53,744, 853 बुक कीजिए। 853 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक स्पॉट चलने लगा तो ये 54,077 या फिर 231 तक का स्विंग दे सकता है आशीष। ये है मंगलवार का निफ्टी बैंक का अप्रोच। लेवल्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे। खैर, कंचन के पास चला जाए और आज के सारे इंपॉर्टेंट काम के जो सुबह सुबह जानने वो स्टॉक्स न्यूज जान ली जाए। कंचन, गुड मॉर्निंग, क्या कह रहे डार पे?
गुड मॉर्निंग आशीष सर। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनकाइंड फार्मा की, क्योंकि 3000 करोड़ के QIP को मंजूरी मिल गई है। फ्लोर प्राइस की बात करी जाए तो वो 2616 रुपए प्रति शेयर तय हुआ है, यानी कि अपने मौजूदा भाव से 5% डिस्काउंट पे ये तय किया गया है। और डाइल्यूशन की बात करी जाए इक्विटी की तो वो है 2.9% की। एट द सेम टाइम HCC को भी रखना होगा आपको अपने फोकस में, बिकॉज यहाँ पे 400 करोड़ का QIP लॉन्च हुआ है और अच्छी डिमांड रहने पर 200 करोड़ का ग्रीन इशू ऑप्शन। फ्लो प्राइस की बात करी जाए तो वो है 45.27 पर शेयर, यानी कि अपने मौजूदा भाव से 8.4% डिस्काउंट प्राइस पे ये फ्लो प्राइस निकल के आया है। और QIP में करीबन 14 करोड़ शेयर का डाइल्यूशन होगा और ये जो पैसा है वो बेसिकली अपने डेट रिमूवल और प्रोजेक्ट एक्सपेंशन के लिए कंपनी इस्तेमाल करने वाली है। वेदांता कल हम भी बात कर रहे थे स्टॉक्स इन न्यूज में, जहां पे अहम बोर्ड बैठक थी, तो चलिए कंक्लूजन आ गया है और बोर्ड ने 8.5 रुपए प्रति शेयर चौथे इंटरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। यानी कि टोटल डिविडेंड में कंपनी करीब 3324 करोड़ खर्च करने वाली है, जहां पे प्रमोटर्स को डिविडेंड से करीबन 1874 रुपीस मिलने वाले हैं। HDFC बैंक को भी रखना होगा आपको अपनी रडार पे, बिकॉज यहां से इनको मिला है सेबी का एक वार्निंग लेटर। ये क्यों मिला है? क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट रेजिग्नेशन पर रूल्स फॉलो नहीं करे हैं कंपनी ने, जिसके चलते ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर दिया गया है। विप्रो यहां पे एक बड़ा एक्विजिशन होता हुआ दिखाई दिया है। अप्लाइड वैल्यू टेक्नोलॉजीज का करीबन $40 मिलियन में इसको एक्वायर किया है और जो डील है वो कैश पेमेंट और परफॉर्मेंस बेस्ड अर्नआउट के साथ हुई है। GMR एयरपोर्ट, बिकॉज यहाँ पे पैसेंजर ट्रैफिक डेटा आ गया है, जहाँ पे हम टोटल ट्रैफिक की बात करें तो Y-on-Y बेसिस पे हमें यहाँ पे 14% का एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला है। डोमेस्टिक ट्रैफिक में 14.3%, एट द सेम टाइम इंटरनेशनल ट्रैफिक में भी 8.3% का इजाफा आया है। लेकिन एयरक्राफ्ट मूवमेंट की बात करी जाए, ये Y-on-Y बेसिस तो 8% बढ़ा है, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस में इसमें हमें 3% की एक स्लाइटली गिरावट देखने को मिली है। HPCL आज आपको रखना होगा अपनी रडार पे, बिकॉज मुंबई रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर इनको 4679 करोड़ के खर्च के लिए मंजूरी मिल गई है। बेसिकली ये जो काम है, ये जो पैसा खर्च करने वाली है वो रिफाइनरी के मॉडर्नाइजेशन पे करने वाली है। ऑर्डर्स किन किन को मिले हैं? टेक्समैको रेल को आपको रखना होगा अपनी रडार पे, इनको 187 करोड़ का ऑर्डर मिला है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से। एट द सेम टाइम रेलटेल कॉर्पोरेशन को 38 करोड़ का ऑर्डर मिला है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन से। माइंडस्पेस रीट, काफी बड़ी खबर ये कल के सत्र में हमें देखने को मिली थी आफ्टर मार्केट आवर्स, जहां पे माइंडस्पेस में 1903 करोड़ की एक बड़ी ब्लॉक डील संभव है। बेसिकली अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के जरिए 9.2% हिस्सा बेच सकती है, जिसके लिए फ्लोर प्राइस जो है वो 350 रुपए प्रति शेयर संभव है। एट द सेम टाइम मवाना शुगर, बिकॉज दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच से इनको एक नोटिस मिला है, शुगर एंड ट्रांजेक्शन को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है और बोगस GST रिफंड के मामले में बेसिकली पूरा का पूरा मामला बनके सामने आया है। ये कुछ शेयर है, बाकी के हम डिस्कस करेंगे 8 बजे। ना बिल्कुल ठीक है। अपफ्रंट जो इतने इंपॉर्टेंट वो सारे डिस्कस्ड, ये स्टॉक्स रखिएगा अपने रडार पे। क्विकली यहाँ पे एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक के उस बार जब लौटेंगे तो आज ट्यूसडे का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर पहले, उसके बाद कमोडिटी स्ट्रैटेजी। मंगलवार का दिन है। 2 दिनों की जो फेड की बैठक है FOMC की, वो आज से शुरू हो जाएगी। पूरी दुनिया की नज़रें उसी पे हैं और हॉर्मास बता रहे थे उसी से पहले थोड़ी सी नर्वसनेस कह लीजिए, कॉशन कह लीजिए, ग्लोबली नज़र आ रहा है। पार्लियामेंट में इंटरेस्टिंग सेशन सामने खड़ा है। हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट वगैरह तो कंटिन्यू करेगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल हो सकता है लोकसभा यानी कि लोअर हाउस में आज इंट्रोड्यूस किया जाए, पेश किया जाए लॉ मिनिस्टर द्वारा, और शायद 12 बजे के आसपास ये बिल इंट्रोड्यूस हो। यूके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यूरोजोन का ट्रेड बैलेंस यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स, अमेरिका में रिटेल सेल्स का नंबर, रेड बुक हो गए उनके बड़े सेम स्टोर सेल्स के आंकड़े, लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स के, IIP का नंबर उनका आना है, कनाडा का इन्फ्लेशन का प्रिंट आना है। हालांकि कनाडा के नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बात भी नहीं करेंगे कल जब नंबर आ जाएगा तो, लेकिन फिर भी रडार पर रख लेते हैं।
ये वीरू को पसंद है भाई, हवाई जहाज, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें खूब पढ़ते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं। तो आपको पता है आज राइट ब्रदर्स डे है। ऑरविल और विल्बर राइट ने आज ही के दिन 1903 में फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट उड़ाई थी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इससे पहले प्लेन्स क्रिएट नहीं हुए थे, पर ये पहला मैकेनिकली प्रोपल्ड एयरप्लेन था, इसीलिए इसकी अहमियत बहुत थी। तो आज राइट ब्रदर्स डे है। अच्छा चलिए कमोडिटी स्ट्रैटेजीज पे ले चलता हूं। कुंवर जी ग्रुप के डॉक्टर रवि देओरा साहब ने मदद करी है। जनवरी के कच्चे तेल के वायदा में बिकवाली का कॉल 6098 के स्टॉप के साथ, लक्ष्य स्क्रीन्स पर है। नेचुरल गैस के दिसंबर वायदा में भी एक सेल का आइडिया है 281 के स्टॉप लॉस के साथ। रवि जी का मूड खराब है आज, कच्चा तेल और नेचुरल गैस दोनों बेच दिए उन्होंने। गिफ्ट नोटिस के साथ छोड़े जा रहा हूं, 1/3% के दबाव के साथ खुलेंगे। कल इतना ही गिरे थे 1/3 0.5%, आज भी ऐसे ही खुलने के इंडिकेशन आ रहे हैं, मामला ठंडा ही है। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।